ठीक है बेटा। तो आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लोग अध्ययन करेंगे बेटा चुंबक के अंतर्गत पार्थिवी चुंबकत्व, है ना। क्या चुंबकत्व अध्ययन करेंगे बोलो? पार्थिवी चुंबकत्व, भू चुंबकत्व। भू चुंबकत्व बोलते हैं बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं पार्थिवी चुंबकत्व, है ना। और इंग्लिश में इसका नाम क्या है बेटा? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। क्या नाम है बोलो? टेरेस्ट्रियल, है ना। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म बेटा, ठीक। तो ये क्या है बेटा, है ना। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, भू चुंबकत्व। पृथ्वी एक चुंबक की भांति बिहेव करता है बेटा, है ना। अर्थ एज अ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। ये आपको ध्यान है। पृथ्वी के जो भी चुंबकत्व को, है ना, पृथ्वी के चुंबकत्व को ही क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? भू चुंबकत्व कहते हैं। ये आपको ध्यान है। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब पृथ्वी के जो चुंबकत्व का गुण है, या पृथ्वी अपने चुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करता है, इसके पक्ष में प्रमाण है बेटा। कुछ हमको प्रमाण मिलते हैं जिसके कारण हम ये सब कह पाते हैं। प्रमाण, ठीक है, याद रखना। अरे उल्टा लिख दिया क्या? कोई बात नहीं बेटा, सीधा कर देता हूं। प्रमाण, है ना, ये है, ठीक है। तो हम लोग इसके पक्ष में कुछ आपको प्रॉपर्टीज बता। जैसे देखो, आपको पहला प्रमाण क्या मिलता है बताओ? क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का हमेशा दिशा कहाँ रुकता है बोलो? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है ना। इन द हॉरिजॉन्टल प्लेस, है ना, फ्रीली टू मूव्स like a bar magnet, freely moves a bar magnet is set toward the north and south geographical। तो चुंबक हमेशा कहाँ रुकता है बेटा? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। दूसरा प्रमाण है, अगर हम पृथ्वी के अंदर कोई भी लोहे के क्षण को, यानी कि चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित दिशा में, और वो निश्चित दिशा क्या है बेटा? उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद, तो कुछ समय मतलब ऐसा नहीं कि 10 घंटा 15 घंटा, कुछ वर्षों के बाद आप देखोगे कि वो भी क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। ये दूसरा हो गया बेटा। तीसरा प्रमाण है बेटा नल पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु का मिलना। क्या? उदासीन बिंदु का मिलना। याद है ना, अपने पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था बेटा उदासीन बिंदु के बारे में, है ना। तो उदासीन बिंदु का मिलना भी क्या बताता है? पृथ्वी का चुंबकत्व। क्यों उदासीन बिंदु का मिलना? क्योंकि आप जानते हो कि उदासीन बिंदु पर हम लिखते थे B बराबर H, है ना। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी के क्षैतिज घटक की तीव्रता के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको ध्यान, तो बराबर होता है, साथ ही साथ उनका दिशा विपरीत होता है। तो उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाता है बेटा? 0, है ना। तो यहाँ पर यह भी प्रमाण है पृथ्वी का क्षैतिज घटक कार्य कर रहा है। अब भाई पृथ्वी का अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं तो उसका क्षैतिज घटक कैसे होगा? सोच के देखो। गुड। चौथा प्रमाण है बेटा, अगर हम, है ना, पृथ्वी तल के समीप में ऊर्ध्वाधर तल में चुंबकीय सुई को ले जाते हैं, तो चुंबकीय सुई पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर उसका जो बिहेवियर होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम चुंबकीय सुई को पृथ्वी के पोल के पास ले जाएंगे तो सुई क्या हो जाता है? वर्टिकल हो जाता है। अन्य जगह पर अलग बिहेव करता है। इक्वेटर में कैसा बिहेव करता है? टोटली हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। तो उनका बिहेवियर भी क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व का गुण है, और वो जो चुंबकत्व का गुण है कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर वेरीज करता है। इसलिए ये 4 प्रमाण है बेटा, है ना। कितने प्रमाण? 4। ये आपको ध्यान रखना। ये हमने किसके पक्ष में दिए प्रमाण? कि पृथ्वी को हम चुंबकत्व क्यों मान रहे हैं, पृथ्वी का भी चुंबकत्व गुण क्यों अध्ययन कर रहे हैं, इसके पक्ष में दिए, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, है ना। हम जनरली पृथ्वी को क्या बोलते थे आज तक बताओ? जनरली हम लोग पृथ्वी को मानते हैं बेटा गोला, है ना, राउंड अप में। जबकि सबको पता है पृथ्वी गोला नहीं होता बेटा। ये हमारा क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ना, इसको याद रखना। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल।
इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, जियोग्राफिकल साउथ पोल। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों को जो मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग जियोग्राफिकल एक्सेस, जियोग्राफिकल एक्सेस, याद रखना। और ये जो लाइन है बेटा इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, ईस्ट, और इधर क्या होता है वेस्ट, ये हो गए इक्वेटर। ये आपको ध्यान रखना। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, है ना, याद रखना। ये सब कौन सा भूगोलिक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव है, जो भूगोलिक उत्तरी ध्रुव के समीप, भूगोलिक उत्तरी ध्रुव के समीप क्या रहता है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। हम उस इसके जो समीप का रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्योंकि यहां पर देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है अर्थ का, वो क्या होता है, एंटर करता है इससे, ठीक। और जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के समीप में से चुंबकीय जो भूगोलिक जो पृथ्वी का जो चुंबकीय बल रेखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ का, यहां से बाहर होता है बेटा, लीव होता है, इसलिए इस एंड को बोलते हैं हम लोग चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये आपको ध्यान है ना। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के समीप को चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के दक्षिणी भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के समीप को चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। यानी पृथ्वी के अंदर अपन ऐसा बोल सकते हैं बेटा, यानी हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी के जो अंदर है, क्या है, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक होगा। क्या मान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या होगा, एक चुंबक जैसा बिहेव करेगा। और अगर पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है तो ये चुंबक का क्या बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि आप जानते हो चुंबक, अगर पृथ्वी के अंदर मान रहे चुंबक है, मैग्नेट है, तो ये चुंबक का क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। क्यों कहलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं चुंबक के दक्षिण ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है और यहां से क्या होती है, बाहर निकलती है ना। ये आपको ध्यान रखना, क्या करती है, बाहर निकलती है बेटा, यहां से बाहर निकलती है और वहां से प्रवेश करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक होगा वो इसका दक्षिण ध्रुव होगा, इधर क्या होगा, उत्तरी ध्रुव। यहां पर देखो ये जो चुंबकीय अक्ष है और चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय क्या बोलेंगे इसको, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसको बोलेंगे हम लोग चुंबकीय अक्ष। मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। मैग्नेटिक एक्सेस, क्या बोलते बोलो, मैग्नेटिक एक्सेस। ये आपको ध्यान, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सेस बोलते हैं। और इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा बेटा, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं ना, इन दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है ये होता है कितना, 11.3 डिग्री। कितना होता है बोलो, 11.3 डिग्री। यानी भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय जो अक्ष होता है वो संपाती नहीं होता है, वो 11.3 डिग्री का अंतर होता है। ये आपको ध्यान, कितने डिग्री का अंतर होता है, 11.3 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है ना बेटा, गुड है ना, 11.3 डिग्री का अंतर होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। कितना डिग्री का बोलो, 11.3 डिग्री का अंतर होता है। ये जो अंतर है भूगोलिक अक्ष और जो चुंबकीय अक्ष है इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो कोण कितना है, 11.3 डिग्री का अंतर है। कितने का अंतर बोलो, 11.3 डिग्री का। क्लियर, हेलो, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। इनके बीच का अंतर कितना बोलो, 11.3 डिग्री का अंतर है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है 3 डेफिनेशन। पहला, भूगोलिक अक्ष किसको बोलते हैं, भूगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग भूगोलिक अक्ष कहते हैं। पहला डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए बेटा। दूसरा हमको याद रखना है भूगोलिक यामोत्तर,
है ना। एक हमको क्या करना है बोलो, भूगोलिक अक्ष, भूगोलिक अक्ष पूरा लिख देता हूं, है ना, भूगोलिक अक्ष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो, जियोग्राफिकल एक्सेस, याद रखना, ठीक है। दूसरा याद रखना है भूगोलिक यामोत्तर, भूगोलिक, भूगोलिक यामोत्तर, यामोत्तर, ठीक है, यामोत्तर। इसको बोलते हैं हम लोग जियोग्राफिकल मेरिडियन, मेरिडियन, याद रखना। इसको किसको बोलते हैं, तो भूगोलिक अक्ष से ऊर्ध्वाधर तल, भूगोलिक अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को क्या बोलते हैं बोलो, भूगोलिक यामोत्तर बोलते हैं। तीसरा आता है भूगोलिक, भूगोलिक अक्ष हो गया, भूगोलिक यामोत्तर हो गया, भूगोलिक विषुवत रेखा, जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बस बोल देते है ना। जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये वास्तव में होता है क्या बेटा, जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये क्या बोलता है, पृथ्वी का, पृथ्वी के तल पर सबसे बड़ा वृत्त होता है, पृथ्वी के तल पर सबसे बड़ा वृत्तीय रेखा होता है, जो कि इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरती है। कैसी होती है, भौगोलिक अक्ष के लंबवत होती है, यानी भौगोलिक अक्ष ये है तो ये उसके लंबवत बेटा ऐसा होगा। भाई ऐसा भी तो बना सकते थे ना, लेकिन अब कंडीशन डाल दिए भौगोलिक अक्ष के लंबवत, याद रखो। तो वह वृत्त जो भौगोलिक अक्ष के लंबवत हो और सबसे बड़ा वृत्त हो, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलते हैं, भौगोलिक भूमध्य रेखा कहते हैं। अब तीन प्रकार के हमने क्या बताया भौगोलिक, उसी प्रकार तीन प्रकार के क्या होता है, चुंबकीय, जैसे चुंबकीय अक्ष, तो किसको बोलेंगे, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये डॉटेड लाइन जो बनाया बेटा, यही हमारा क्या कहलाएगा, भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष। अब चुंबकीय यामोत्तर, तो इस अक्ष से लंबवत गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। तीसरा क्या बोलेंगे, चुंबकीय विषुवत रेखा, मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन, तो वो भी क्या कहलाएगा, तो इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत कैसा होगा बोलो, चुंबकीय अक्ष के लंबवत सबसे बड़ा वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चुंबकीय, चुंबकीय विषुवत रेखा। तो चुंबकीय अक्ष से लंबवत सबसे बड़ा वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं। ये आपको ध्यान, ये चुंबकीय विषुवत रेखा हो गई और ये क्या हो गई तुम्हारा, भौगोलिक विषुवत रेखा, ये आपको ध्यान। क्लियर। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भौगोलिक अक्ष चुंबकीय अक्ष के बीच का अंतर कितना है, 11.3 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा क्या, भूचुंबकीय तत्व। क्या आता है बोलो, भूचुंबकीय तत्व। ये देखो क्या आता है बोलो, भू चुंबकीय तत्व, ठीक है ना। तो भू चुंबकीय तत्व किसको बोलते हैं ना बेटा, याद रखना। तो भू चुंबकीय तत्व मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, चुंबकीय, भू चुंबकीय तत्व, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या है बेटा, तो ये बताता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नियत नहीं रहता, वो स्थान और समय के साथ साथ उसका मान बदलता रहता है। किसका, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत नहीं रहता, अपितु
समय और स्थान के साथ साथ बदलते रहता है। समय और स्थान के साथ साथ क्या होता रहता है बेटा, बोलो, बदलते रहता है। ये आपको ध्यान रखना। तो किसी भी स्थान पर, एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी के किसी भी स्थान पर अगर हम पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमको जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, जिन फिजिकल क्वांटिटी का हमको रिक्वायरमेंट होती है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। और भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है दिक्पात, है ना, क्या होता है पहला, दिक्पात। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, डिक्लिनेशन। सेकेंड होता है नति, इसी का दूसरा नाम है नमन कोण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ डीप। और तीसरा होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये आपको ध्यान। क्लियर, ये आपको। तो हमारे पास कितने भौतिक तत्व बोलो, है ना, भूचुंबकीय तत्व कितने बेटा, 3। दिक्पात, नति कोण या नमन कोण, या पृथ्वी का क्षैतिज घटक, ये आपको ध्यान। ये हमारे पास 3 है बेटा, ठीक है, ये है। चलिए अब आते हैं अपन सबसे पहले दिक्पात कोण किसको बोलते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो दिक्पात कोण किसको बोलते हैं बेटा, चुंबकीय आमोत्तर और भूगोलिक आमोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। किसको बोलते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा अल्फा से। किससे प्रदर्शित करते बोलो, अल्फा से। ये इसका जो मान होता है अल्फा का, दिक्पात कोण का, अलग अलग स्थान पर इसका मान अलग अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना बेटा, मतलब स्थान अगर बदलेगा तो इसका मान भी बदल जाता है, याद रखना। वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन चेंजेस विथ चेंजेस पोजीशन, स्थान बदलेगा तो इसका मान भी बदलेगा। अब अल्फा का जो मान होता है बेटा बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है ना, याद रखना। अल्फा का मान बहुत ही कम होता है। कहाँ, भारत में उसका मान बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा मान होता है कहाँ, उच्चतर अक्षांशों में, याद रखिए। इसका मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उच्चतर अक्षांशों में। और न्यूनतम मान सबसे कहाँ होता है, विषुवत रेखा के समीप, है ना बेटा, याद रखो। अक्षांशों में इसका मान सबसे कम और विषुवत रेखा में इसका मान सबसे कम, और यह सबसे ज्यादा। यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ सबसे कम, कई बार बोलने में ऊपर नीचे हो जाता है। तो अक्षांशों में सबसे ज्यादा, विषुवत रेखा में सबसे कम होता है। अगर आपको जानना है कि दिल्ली में कितना है, तो दिल्ली में, है ना, दिल्ली जिसको बोलते हैं आप लोग, तो दिल्ली में दिक्पात कोण का मान होता है बेटा 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट। किधर होता है, ईस्ट होता है। और मुंबई, है ना, याद रखना, ठीक है। यहां कितना होता है, 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट। ये वेस्ट की ओर मिलेगा, ये ईस्ट की ओर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो बहुत ही कम, 1 डिग्री भी नहीं, ये आपको ध्यान रखना। कहाँ, भारत में। तो ये हो गया हमारा क्या, दिक्पात कोण। उसके बाद आता है बेटा नमन कोण। क्या आता है, नमन कोण, है ना। इसको मिटा देता हूं, नंबर 2 को डिस्कस करते हैं बेटा, नमन कोण। किसको, नमन कोण या नति कोण, ये आपको ध्यान है, इसके बारे में बात करें। तो नमन कोण या नति कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बेटा थीटा से। अब ये होता क्या है, किसी भी स्थान में चुंबकीय आमोत्तर में, किसी भी स्थान के चुंबकीय आमोत्तर में पृथ्वी के
जो संपूर्ण तीव्रता है, पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता है जो क्षैतिज से जितना कोण बनाती है, हम उसको क्या बोलते हैं? नमन कोण। क्या बोला? किसी भी स्थान के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता या पृथ्वी की कुल तीव्रता, जो कुल तीव्रता क्षैतिज से जितना कोण बनाती है, हम उसे क्या बोलते हैं? नमन कोण कहते हैं। याद रखना। तो क्या बोलेंगे बेटा? नमन कोण कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। ये आपको ध्यान। इस नमन कोण का दो स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा, एक होता है 90 डिग्री और एक होता है 0 डिग्री। 90 डिग्री कहां मिलेगा बेटा? 8 पोल यानी ध्रुवों में। ध्रुवों में इसका मान कितना होता है? 90 डिग्री। और 8 इक्वेटर में यानी कि विषुवत रेखा में इसका मान होता है 0 डिग्री। याद रखना, 8 इक्वेटर लाइन। ठीक, ये दो मान आपको जरूर याद होना चाहिए नमन कोण का, क्योंकि पेपर पूछा जा सकता है। डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा बेटा, लेकिन ये तो वैल्यू पूछ सकता है आपसे। ये आपको। अब आता है पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। ये क्या होता है बेटा? तो हम लिखते हैं, देखो, पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता है ना। पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता बोलो बेटा, या कुल तीव्रता, कुल तीव्रता या कुल चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हो, है ना। याद रखो, कुल पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता। पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं हम लोग आई से। याद। अब इसके दो घटक होते हैं बेटा, एक होता है क्षैतिज घटक, है ना, और एक होता है इसका ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं H से, ऊर्ध्वाधर घटक को प्रदर्शित करते हैं V से। याद रखो, ठीक है। क्षैतिज घटक हमेशा कहां कार्य करता है बेटा? ये भूगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भूगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर की। भूगोलिक दक्षिणी ध्रुव से भूगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। याद रखना, है ना। ये और ये उसके लंबवत, इसलिए उसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। ये हमेशा कहां मिलेगा? पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता या कुल तीव्रता, ये चुंबकीय यामोत्तर, ये यामोत्तर मिलता है। कहां मिलता बोलो? यामोत्तर में। यामोत्तर यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में। मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम इन सब में संबंध बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? संबंध। चलिए, अब हम लोग भू चुंबकीय तत्वों में क्या बनाने जा रहे हैं? संबंध। देखो, किसके किसके भी जो संबंध बना रहे हैं? H, V, I व थीटा में संबंध। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा? किसी भी स्थान में जहां भी आपको इसका ज्ञात करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक चुंबकीय सुई लेते हैं, उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। तो जैसे आप सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे बेटा, तो सुई जो होता है हमेशा कहाँ ठहरता है? चुंबक, है ना, यामोत्तर में। और ये हल्का सा क्षैतिज से क्या हो जाता है? झुका रहता है, ऐसा लटकेगा बेटा। ठीक। अब आप क्या करिए, ये जो लाइन है इसको बढ़ा दीजिए बेटा, है ना। ये देखो, ऐसा। ठीक, चलेगा, काम चल जाएगा। तो ये जो लाइन है जहां पर ये चुंबकीय सुई लटका हुआ है, स्थिर है ना, यही लाइन क्या कहलाती है? चुंबकीय यामोत्तर, यामोत्तर कहलाती है। यही मेरिडियन है बेटा। और यहीं पर क्या कार्य करेगा? पृथ्वी का बोलो, पृथ्वी का संपूर्ण तीव्रता आई। और ये वाला लाइन का क्या लगेगा? क्षैतिज दिशा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना बेटा। यही तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। हमेशा सुई हॉरिजॉन्टल से कुछ न कुछ कोण बनाती है बेटा। ठीक है,
ये देखो ये बना रही, ये जो कोण बना रही क्षैतिज से पृथ्वी की जो संपूर्ण तीव्रता है, इस कोण को ही बोलते हैं नमन कोण। ठीक, यहां कौन कार्य करेगा? पृथ्वी का क्षैतिज घटक H, और ये उसके लंबवत है, यही ऊर्ध्वाधर घटक है। यहां कौन कार्य करेगा? पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक V, और ये I होगा बेटा। तो ये कोण कितना हो गया देखो यहां से, थीटा। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना ना, इसको अब थोड़ा ठीक है ना। ये या अपन इस लाइन को इधर ले लेते हैं ना, यामोत्तर, ठीक है। और ये एंगल हो जाएगा थीटा, देख लो, ठीक है। बोलो हाँ कि नहीं? ठीक, अब इसका सबका नामकरण कर देते हैं। इसको मान लेते हैं O, इसको A, B, और इसको मान लेते हैं C। देख लो बेटा, ये हमारा क्या हो गया? यामोत्तर, जहां पर पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता कार्य कर रही है। तो देखो यहां पर दो ठो त्रिभुज लेना पड़ेगा। पहला त्रिभुज है ना, कौन सा ले रहा हूं मैं? देखो OAB मत लो इसका नाम ले लो आप D, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि B में आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता समझ जाएंगे। OADC ऐसा नाम ले, है ना। अब इस समकोण त्रिभुज में हम क्या निकालना चाहते हैं? cos थीटा। क्यों cos थीटा निकालना पसंद करेंगे? अगर आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि देखो आधार पता है, कर्ण पता है, तो आधार के लिए क्या लिखेंगे? OA, कर्ण के लिए लिखेंगे OD। तो आपको तो पता है आधार बराबर क्या है यहाँ H, और कर्ण कितना है? I, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H बराबर आ जाएगा I cos थीटा। एक मिनट ना बेटा, मैं स्क्रीन में देखूं कैमरे के आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? हाँ आ रहा है बेटा, वेरी गुड। और एक हम ले सकते हैं ये वाला त्रिभुज, ये वाला। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो OCD में हम लोग यहाँ क्या लेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण OD। लंब कितना देखो V, और कर्ण कितना है I, ये साइन थीटा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा V बराबर I साइन थीटा। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, जैसे हम इसको भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? V I साइन थीटा, इधर आ जाएगा I cos थीटा, इधर आ जाएगा H, I कट जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ेंगे। समीकरण 1 को 1 व 2 को वर्ग करके, 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ो बेटा तो कितना आ जाएगा? H स्क्वायर V स्क्वायर I स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये हो जाएगा I स्क्वायर H स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा सूत्र आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 4। चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो या करके, और क्या लिख सकते हैं? I बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या गया? संबंध। ये आपको ध्यान रखना है। क्या गया बेटा? संबंध, है ना। ये
अब हम इसमें थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं, है ना। चलिए मिटा दूं एक बार सबको अच्छे से, गुड। डायग्राम को नहीं मिटाते, है ना, क्योंकि डायग्राम में हमको क्या होगा, डिस्कशन करने में आसानी होगा। तो हम चारों समीकरण, जो भी समीकरण आए उसको मैं लिस्टिंग यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। चारों समीकरण, पहला समीकरण क्या आया था बोलो, h बराबर आई कॉस थीटा, v बराबर एच आई साइन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या आया था, v बटे एच, और i बराबर आया था बेटा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। देखिए स्थिति नंबर 1 लिख लें। स्थिति 1 को देखो, यदि थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा 0, अब थीटा 0 है तो ये सुई को कैसे होना पड़े, ऐसा 36 इस डायरेक्शन में, मतलब पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाए, है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, एट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मींस इक्वेटर बोलते हैं इसी को, इक्वेटर या हॉरिजॉन्टल, है ना। या तो देखो थीटा अगर मैं 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा, थीटा अगर 0 करूंगा तो इक्वेशन नंबर 3 से क्या बन जाएगा, इसको 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए बेटा, और इसको 4, तो थर्ड से क्या आ जाएगा, v बाई एच बराबर टेन थीटा, 0 टेन 0 0, तो v बराबर आप क्या लिखोगे, h इंटू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब v का मान 0 हो रहा है, इसका मान 0 हो रहा है, ना कि h का। तो सही बात है, जब सुई पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये वाला घटक कार्य नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन कार्य करेगा, h वाला, v इसलिए 0 हो जाएगा। तो इक्वेटर में वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, 0, ठीक है, याद रखना। जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो अगर मैं 4 से लिखूंगा तो ये 0, i बराबर क्या आ जाएगा, h। इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, i बराबर h आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, स्थिति नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बेटा, 90 मतलब ये सुई कैसे हो जाए, ऐसा हो जाए वर्टिकल, यानी हम इसी को क्या बोलते हैं, एट पोल बोलते हैं बेटा, ऐसा। तो पोल में क्या हो जाता है, देखो v बटे एच, फिर से थर्ड इक्वेशन में चलिए, 90 डिग्री कॉस 90 इंफिनिटी, तो आप क्या लिख सकते हैं, v बराबर, है ना, v बराबर क्या लिख सकते हो, नहीं सॉरी, h बराबर लिख सकते हो v बटे इंफिनिटी, ऐसा। इसको यहां ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो क्या होगा, ये पूरा 0 होगा, ये पूरा 0 मतलब h 0 हो रहा है, ना कि v 0, याद रखना। जब h 0 होगा तो यहां रखेंगे तो क्या होगा, i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से, i इज इक्वल टू h, सॉरी h 0 है तो v हो जाएगा, i इज इक्वल टू v हो जाएगा, ये आपको ध्यान, यानी पोल में पूरी तरीके से सुई कहा जाता है, वर्टिकल हो जाता है। उस समय संपूर्ण तीव्रता किसके रूप में कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में कार्य, ठीक है। तीसरा स्थिति पर डिस्कस करो, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो थर्ड इक्वेशन में डालेंगे क्या आ जाएगा बताओ, v बटे एच इज इक्वल टू 1045 डिग्री, 1045 मीन्स 1, 1 मीन्स क्या होगा बोलो, v बराबर एच, v और h क्या हो जाते हैं बराबर। जब v और h बराबर हो जाते हैं बेटा तो i बराबर क्या, कुछ भी लिख सकते हैं आप, i बराबर क्या लिख सकते हो, h रूट 2 लिख सकते हो, या v रूट 2, जिसके टर्म में आपको आंसर देना है उसके टर्म में आंसर आ जाएगा, देख लो, देख, ठीक है। तो ये हमने इसका डिस्कशन कर दिया बेटा, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। ये उनकी सारी स्थितियां बता दिया, सूत्र था। अब अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हल करेंगे बेटा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।